लेकर थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, शुगर और हार्ट डिजीज जैसे खतरे सिर उठाने लगते हैं। इसे लेकर ग्लोबल संस्थाएं समय समय पर हमें आगाह भी करती रहती हैं। अब स्ट्रोक को ही ले लीजिए। 2020 में स्ट्रोक से मरने वालों का जो ग्लोबल आंकड़ा 66 लाख के करीब था, वही आंकड़ा 2050 तक बढ़कर सालाना करीब 1 करोड़ के खतरनाक लेवल पर जा सकता है। यही नहीं, इन 1 करोड़ मौतों में 91% हिस्सेदारी लो मिडिल इनकम वाले देशों की होगी। 2020 में हिस्सेदारी 86% के करीब थी। दरअसल मेडिकल जर्नल लैंसेट ने ये चौंकाने वाली स्टडी जारी की है। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीमारियों से होने वाली मौत के आंकड़ों में स्ट्रोक एक बड़ी वजह है। भारत में हर साल करीब 1,85,000 स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, यानी करीब हर 40 सेकंड में एक स्ट्रोक का मरीज डॉक्टर के पास जाता है। वहीं हर 4 मिनट में स्ट्रोक से एक रोगी की मौत हो जाती है। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का दौरा। जब दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग या किन्हीं और वजहों से ब्लड फ्लो बाधित होने लगता है या रुक जाता है तो दिमाग की नसें फट जाती हैं। इससे दिमाग की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। गंभीर मामलों में इससे मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक की वजहों को भी समझना जरूरी है। अनहेल्दी फूड और खराब लाइफस्टाइल इसकी एक बड़ी वजह तो है ही, वही ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल संबंधी रोग में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। स्ट्रोक के लक्षणों की बात करें तो जुबान का लड़खड़ाना, बोलने में दिक्कत आना, थोड़ी देर के लिए देखने में दिक्कत आना, नजर का कमजोर पड़ना, चलने में लड़खड़ाहट आना, एक तरफ के हाथ पैर में कमजोरी या झुंझुनाहट महसूस करना स्ट्रोक के कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिसे इग्नोर करना घातक साबित हो सकता है। पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्ट्रोक की औसत आयु जहां पहले 57 से 60 साल के करीब थी, वो अब 43 साल के आसपास हो गई है। यानी कम उम्र के लोगों के भी इसकी चपेट में आने का खतरा हाल के साल में बढ़ा है। अगर किसी को स्ट्रोक आ गया तो उसे डॉक्टर की सलाह पर तत्काल टीपीए यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर दवा देनी चाहिए। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकने की कारगर दवा है। भाई अगर स्ट्रोक के खतरों से बचना है तो जंक फूड से बिल्कुल परहेज करें। ये ब्लड क्लॉट को बढ़ावा देता है। वही डेली एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट भी स्ट्रोक के खतरे को कम करने में बेहद मददगार है। अगर स्ट्रोक से बचना है तो ये उपाय तो करने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में। डॉक्टर अपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर फिजिशियन हैं और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर लहरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट डॉक्टर लहरिया, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। जैसे कि ये लैंसेट की स्टडी भी यही कहती है कि LMICs को अगर आप छोड़ भी दिया जाए, अगर हम पूरे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को छोड़ दें, एशिया स्पेसिफिक बात करें तो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा चंक जो शेयर है वो 2020 में भी एशिया का था, 2050 में तो और ज्यादा होगा, और उसमें भी भारत में, और भारत में भी यंग पॉपुलेशन। ये कितने खतरे बता रही है स्टडी? डॉक्टर लहरिया, आपका शुरुआती विश्लेषण। दीपक जी, आपने जो सवाल उठाए हैं वो काफी सारे हैं, तो मैं उनका एक एक करके जवाब देता हूं। तो जहां तक लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की बात आती है, तो दरअसल इन कंट्रीज में पॉपुलेशन भी अधिक है, तो यहाँ इन कंट्रीज का शेयर जो स्ट्रोक में और बाकी सारी बीमारियों में अधिक रहता है। तो इतना एकदम से घबराने की बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इस पर कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, वो उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात आती है कि हम अक्सर सुनते हैं कि दिल की बीमारियां हों या ब्रेन स्ट्रोक हो और कोई भी बीमारी, अधिकतर बात आती है कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज में और इंडिया में भी कम उम्र पर होते हैं। तो यह बात कुछ हद तक सच है कि कम उम्र पर होते हैं, लेकिन साथ में इसका कॉन्टेक्स्ट यह भी है कि हमारे जो देश हैं, लो मिडिल इनकम कंट्री और इंडिया, वहां पर जो औसत आयु है, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन होती है। तो जब पॉपुलेशन उस एज में ज्यादा होगी और उसमें भले ही कम खतरा हो, लेकिन तो ज्यादा केसेज आते हैं। तो एक दशक पहले माना जाता था, लेकिन 4-5 साल पहले बाकी देशों की तुलना में अधिक होते हैं। लेकिन जो तीसरा और महत्वपूर्ण बात आपने कही और जिस पर चर्चा होनी चाहिए और अधिक, वो ये है कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहां पर स्ट्रोक के इंसिडेंस अभी भी कम है और फ्यूचर में भी कम रहेंगे, लेकिन जो हमारे लो मिडिल इनकम कंट्री वहां पर भविष्य में ही बढ़ेंगे। तो उसकी एक मुख्य वजह ये है कि स्ट्रोक आउटकम होते हैं
वो इस पर डिपेंडेंट करते हैं कि वो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं, और जिनको स्ट्रोक आया है उसका आउटकम इस पर निर्भर करता है कि कोई जो ट्रीटमेंट सीकिंग है वो कितनी कितनी क्विक है, और वो जो सर्विसेज अवेलेबल है वो कितने बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि भारत जैसे देश में हम जानते हैं कि जो रिस्क फैक्टर इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रिवेंटिव इंटरवेंशन नहीं किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता नहीं है, अगर जागरूकता है तो लोग उसका पालन नहीं करते हैं। फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी इतने बिजी हैं, व्यस्त हैं, अंडर ओवरवेल्म है, और उनके पास पेशेंट अधिक होते हैं कि वो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन को नहीं बताते हैं। साथ में जनता भी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन की बजाय ट्रीटमेंट पर अधिक ध्यान देती है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनकी वजह से लो मिडिल इनकम कंट्रीज में स्ट्रोक और अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि बाकी देशों में पिछले कुछ दशकों से और एक दो दशकों से ट्रेंड देखा गया है कि या तो स्टेबल हैं या रिड्यूस हो रहे हैं उसके नेगेटिव आउटकम, क्योंकि प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि दूसरा चीज होता है इस तरह की आउटकम में डिले। सो लोग जब स्ट्रोक या उसके सिम्टम को नहीं जानते तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट सीकिंग के लिए डिले होते हैं। फिर दूसरा एक जो डिले जो सिर्फ इंडिया और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि किस फैसिलिटी पर इस परिस्थिति के लिए जाना है। तो वो एक जगह जाते हैं, जब वहां उन्हें रेफर किया जाए दूसरी जगह जाते हैं, और जब सही फैसिलिटी से पहुंचने से पहले काफी देर हो जाती है, और उसकी वजह से भी इस तरह के डिले होते हैं, और उससे आउटकम एडवर्स होती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन वजहों से बिल्कुल आपने सही कहा सर, इनकम कंट्री में चैलेंज है। जी हाँ, जी हाँ। डिले की जो आपने बात करी, उस डिले को हम दो लेवल पे एनालाइज करेंगे। डिले इंडिविजुअल लेवल पे डिले, अब इसमें आप सिम्टम्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपको उसकी जानकारी नहीं है, और दूसरा डिले जो पॉलिसी इंटरवेंशन में होता है, जिसके आंकड़े भी इसमें दिए गए हैं। अगर पॉलिसी इंटरवेंशन में डिले हुआ तो कितना ये बढ़ेगा मामला, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अपर्णा, मैं अब थोड़ा सा बेसिक्स पर लौटूंगा। ये स्ट्रोक है क्या, एक आम इंसान इसे कैसे समझे? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रोक्स इंसान सुनता है, कई बार हार्ट स्ट्रोक्स भी सुनता है, कई बार ब्रेन स्ट्रोक्स भी सुनता है, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रोक है क्या मैम? जी नमस्कार। पहली बात तो एज अ क्लिनिशियन आई एम वेरी थैंकफुल कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम जनता में जागरूकता लेकर आए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज ट्रूली द फर्स्ट वे फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। जैसे कि आपने कहा स्ट्रोक है क्या, एंड चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, जैसे कि नाम है स्ट्रोक, एकदम रुक जाना, एकदम खचाखच कुछ हो जाना। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। हार्ट स्ट्रोक मतलब कि जो हार्ट की ब्लड वेसल है वो तुरंत एकदम खचाखच बंद हो जाना। उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक होना, कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन को लेकर जा रही है, कई कारण होते हैं, बट किसी भी कारण से उसका सडनली बंद हो जाना। जब वो बंद हो जाती है तो उस परिस्थिति में प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक ब्लड वेसल बंद हो जाती है तो जिस भी एरिया को वो खून सप्लाई कर रही थी वो एरिया को खून की मात्रा नहीं मिलेगी। क्योंकि खून की मात्रा नहीं मिलेगी वो डेड हो जाएगा। तो जैसे कि हम हार्ट अटैक में बोलते हैं, हार्ट स्ट्रोक में बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम हो रहे हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है ताकि आपका हार्ट का मसल को हम अलाइव रख सके। सिमिलरली अगर ब्रेन स्ट्रोक है, पहले उसको पहचानना और तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाना ताकि ऐसी कोई ट्रीटमेंट की जाए जिसमें कि आपका ब्रेन अलाइव हो सके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समझना है कि स्ट्रोक का मतलब है कि आपके बॉडी के हार्ट और ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको ब्लड नहीं मिल रहा, उस कारण से वो कुछ लक्षण देते हैं जिनको हम नजरअंदाज ना करें। एब्सोल्युटली। तो ये बुनियादी चीज स्ट्रोक के बारे में। अब दोबारा से स्टडी पर आते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। साफ लिखा गया है कि ग्रोइंग बर्डन ऑफ अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर्स, इनकी वजह से स्ट्रोक के मामले बढ़ेंगे, और इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर का नाम सबसे ऊपर लिया गया है। अब लैक ऑफ प्रिवेंटिव और जो केयर सर्विसेज हैं स्ट्रोक को लेकर, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का एक तो स्ट्रोक से संबंध क्या है सर, और भारत में ये अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर क्यों माना जा रहा है? नमस्कार। स्ट्रोक और हाइपरटेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है। जो हाइपरटेंशन है द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रोक एज रिस्क फैक्टर। अब बात यह है कि ये सबसे ज्यादा क्यों है और बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं।
अब ICMR का भी रिसेंट एक रिपोर्ट थी कि जिसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को उन्होंने लेबल किया, जिन्होंने फ्लैग किया कितना कितना है। इंडिया में 11% डायबिटीज है, 15.2% प्री डायबिटीज है लोगों में, 25% लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, 36% में हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी इज वेरी कॉमन, मोर देन 50%। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और धीमे धीमे जो डेमोग्राफी है जिन लोगों में हो रहा है पेशेंट्स में, उनकी एज धीमे धीमे कम होती जा रही है, उसकी वजह से सारी चीजें बढ़ रही है। स्ट्रोक को या हार्ट अटैक को कारण एक ही है, प्लेक रप्चर, वहां पर उसके अंदर वहाँ क्लॉट की फॉर्मेशन, जो रुकावट, जैसे भी डॉक्टर ने बोला, रुकावट होती है नस में, उससे एंड ऑर्गन जो भी होता है, टारगेट ऑर्गन, वहाँ डैमेज होता है, चाहे वो दिमाग हो या हार्ट हो, वो डैमेज होता है। हर एक का अपना टाइम होता है कितने में कितना डैमेज हो जाएगा। ब्रेन में वो कम होता है, इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर सब बता रहे थे कि दवा दी आती है थर्मोबस्टर्स, तो उसका एक लिमिटेड पीरियड है। पहले कहते थे 4-4.5 घंटे, अब 6 घंटे तक मानते हैं कि अगर वो दवा मिल जाती है स्ट्रोक के मरीज को, तो काफी हद तक उसका सेव करा जा सकता है। अब इशू ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। आई थिंक दिस इज अ चेंजिंग लाइफस्टाइल। हमारे हर चीज में चेंज आ रहा है। हम क्या खा रहे हैं, हम कितना एक्टिव हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कितने अवेयर हैं कि जो परेशानी हमारी हो सकती है उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो है, एक फूड इंडस्ट्री का डाटा मैं दूंगा आपको, हेल्थ से रिलेटेड नहीं है वो, और बहुत चौंकाने वाले हैं। अभी मैं कहीं देख रहा था, जो एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बेवरेजेस कंपनी है, पेप्सी बनाती है वो, तो उसका एनुअल प्रोडक्शन जो है दैट वाज 4.8 लाख करोड़ लीटर, 4.8 करोड़ लीटर, जो सिर्फ एक कंपनी का डाटा है कि जो पेप्सी बनाती है, जो कंज्यूमर भी करते हैं। एक पिज्जा की कंपनी है, उस साल में करीबन ऑलमोस्ट 8 करोड़ पिज्जा बेचती है। ये भूइका जी, आगे नाम नहीं लूंगा, वो भुजिया वुजिया सही जो कंपनी है, उसकी एक कंपनी का डाटा था, दे वर सेलिंग ऑलमोस्ट 5 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ सिंपली भुजिया, सिर्फ एक टाइप का नमकीन। तो ये जब जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो जा कहाँ रहा है, ये हम ही लोग खा रहे हैं। पहले ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था, तो मेरे ख्याल में प्रोडक्शन शायद कम, उसका जो कंजम्पशन कम था। जब से ऑर्गेनाइज मार्केट होना शुरू हुआ है, मैं बिलीव करता हूँ कि सब उनका प्रोडक्ट में क्वालिटी होती होगी, सब कुछ होती होगी, लेकिन जिस तरह से बनते हैं वो इनहेरेंट है कि उसमें परेशानी पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग हम खा रहे हैं आजकल, हम क्या एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बात आती है। We have बिल्कुल become सर, यानी कि एब्सोल्युटली सर, यानी कि जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और जिस तरह का ट्रेंड है, वो सब दावत दे रहा है स्ट्रोक को। और स्ट्रोक का अर्थ आपने समझ लिया। अभी तक की चर्चा में यही जो सबसे पहले डॉक्टर लहरिया ने वो बोला, वो यही कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, या मिड इनकम कंट्रीज भी आप उनमें ले लें, जिसमें भारत भी शामिल है, उन इलाकों में ये ज्यादा खतरा है। ये क्यों है और क्या है, ये मैम ने आपको बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई अगर आपके ऑर्गन तक जाना बंद हो गया, चाहे वो ब्रेन है या हार्ट है, तो फिर स्ट्रोक आ सकता है। और डॉक्टर मेहरोत्रा ने बताया कि क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस क्वालिटी के आ रहे हैं और उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, ये सब के सब स्ट्रोक का कारण बना रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैंसेट की ये जो रिपोर्ट कह रही है कि 2050 तक करोड़ लोग हो जाएंगे, ये दुनिया का है, भारत का इसमें मेजर चंक है, ये क्यों है, अब करना क्या है, इस छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि करें तो करें क्या, ये रिस्क फैक्टर्स को कैसे एड्रेस करें, कैसे कम करें, और एक जो स्ट्रोक प्रिवेंशन एंड केयर सर्विस जो बताई जा रही है वो क्या होती है, वो प्रिवेंशन होता क्या है, आपके स्तर पर क्या है, सामुदायिक स्तर पर क्या है और सरकारी स्तर पर क्या है, इन तीनों पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो स्ट्रोक है आज की चर्चा का विषय। 2050 तक ये 1 करोड़ लोगों की मौत का कारण बन सकता है अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए। इसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। डॉक्टर लहरिया, द लैंसेट न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट, इसका शुरुआती पन्ना एक लाइन कह रही है इस पन्ने में कि implementation of evidence based interventions could reverse these epidemiological trajectories। अब ये evidence based interventions क्या हैं? क्या ऐसी चीजें हैं सर जो स्ट्रोक से हमको बचा सकती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहले चर्चा हो चुकी है कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो हमने सुना कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और कुछ अन्य जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें होती हैं वो स्ट्रोक का कारण बनती हैं। तो लेकिन इनका एक अच्छी बात ओबेसिटी, सो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, इन सारे बढ़ने पर स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। और इन चारों चीजों को रोकने के लिए, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इनको रोकने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। वो सब कॉमन है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हर व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन और सप्ताह में 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरा है हेल्दी डाइट, आप बैलेंस हेल्दी डाइट जिसमें आपको प्रोटीन लेना है, साथ में वेजिटेबल और फ्रूट्स लेना है और फैट की मात्रा कम करनी है, अनहेल्दी फैट की मात्रा कम करनी है। फिर तीसरी चीज आ जाती है कि आपको स्लीप और अन्य चीजों पर फोकस करना है। चौथी चीज है किसी भी तरह का स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन बंद कर दें। तो इन सारी चीजों को हम पालन करेंगे तो हम काफी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ में याद रखना होगा कि कुछ स्ट्रोक के केसेस फिर भी होते रहेंगे, वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से होते हैं। जैसे जिन एज हो गई, उम्र बढ़ने के साथ खतरा बढ़ता जाया जाता है, या फैमिली हिस्ट्री है कि परिवार में अगर किसी को इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं और पहले भी इस तरह का इंसिडेंट आया तो उनको खतरा अधिक रहता है। तो उन लोगों को जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर रखते हैं, उन लोगों को इन सारी सावधानियों को और अधिक बरतना है। तो आज का साइंस और जो हमारा हाई इनकम कंट्री का डेटा कहता है वो इस बात को दर्शाता है कि अगर आप इंटरवेंशंस को और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ढंग से करेंगे तो आप जो स्ट्रोक की दर है किसी भी देश में, जो इंसिडेंट्स हैं, उसको एटलीस्ट स्टेबलाइज कर सकते हैं और डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट मैं बात करूंगा कि जो स्ट्रोक होने की संभावना, जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिनमें जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है, अगर हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करने के बाद भी अगर उनको स्ट्रोक होता है तो अगर हम जो डिले होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर और प्रोवाइडर लेवल पर, उनके बारे में भी इंटरवेंशन करें तो हम उससे होने वाले डेथ्स और अन्य दिक्कतों को भी कम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। और इसमें देखिए बहुत सारी, ये थोड़ा सा पॉलिसी मैटर इसलिए है क्योंकि हमारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो बजट आता है, जिसको हम स्वास्थ्य का बजट बोलते हैं, उसमें कितना आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रखा हुआ है, ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है। अब उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत इस बार चेंज इन्होंने जरूर किए हैं। अगर आप हेल्थ रिसर्च जिसकी बात की जाती है, उस पर 7.4% इस बार बढ़ाया था, टोटल लगभग 12% के आसपास बढ़ाया है। लेकिन अभी भी जो जितना चाहिए जीडीपी के 2% से नीचे ही है। अभी आपको बहुत ज्यादा चाहिए, 4% to 6% के आसपास दरकार बताते हैं दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ। वहां तक हम पहुंच नहीं रहे हैं और अगर वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो बर्डन ऑफ डिजीज बना रहेगा और ये देश की प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक नहीं। बहरहाल मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा। मैं अब डॉक्टर अपर्णा आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अपर्णा, स्ट्रोक क्या कोई सिम्टम्स के साथ आता है मैम, या जैसा आपने बताया कि अचानक से ये आघात एक तरह का आ जाना, ये अचानक ही आएगा या कुछ सिम्टम्स भी देता है, और अगर आ जाए किसी को तो उस स्थिति में क्या किया जाए? जी, तो ह्यूमन बॉडी में समझती हूँ बहुत रेजिलिएंट है और ह्यूमन बॉडी अक्सर हमें बताती है कि मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छी तरीके से बताया कि हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, स्मोकिंग हुआ, ओबेसिटी हुआ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हुआ। जिन लोग इस मात्रा में हैं उनको पहले ये ध्यान रखना चाहिए that they are at risk of a brain stroke. They are also at a risk of a heart stroke. So उनको क्या करना है? ऑफ कोर्स ये सारी उनको लाइबिलिटीज लेनी है, अपने ट्रीटमेंट करना है, अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या ह्यूमन बॉडी कुछ सिग्नल देती है कि मैं स्ट्रोक करने वाली हूँ? यस, अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक ये होता है कि इंसान का कुछ क्षणों के लिए
ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो बात ना कर पाए या उनका कोई शरीर का एक अंग ना चले, लेकिन थैंकफुली वो कुछ ही क्षण में वापस आ जाता है। अक्सर देखा जाता है कि हमें एक नजरअंदाज करने की आदत है, मेडिकल सपोर्ट नहीं लेते हैं, हमें सोचते हैं कि हाथ सो गया होगा या बीपी कम हो गया होगा। सो जब भी आपको ऐसे कोई लक्षण आए जिसको हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं, जो आपने पहले कभी भी महसूस ना किया हो, इस सिचुएशन में आपको हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट बताएंगे एंड कुछ दवाइयां स्टार्ट करेंगे एंड देयर इज ए गुड चांस कि आप अपने आप को स्ट्रोक से बचा सकते हैं। याद रखना है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जैसे कि नाम है, ट्रांजिएंट है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, आपको स्ट्रोक नहीं होगा। अगर एक बार स्ट्रोक हो जाता है, ऑफन वो काफी डिसेबलिंग और डेवस्टेटिंग होता है। तो अगर आपको स्ट्रोक के लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि या तो मुंह का टेढ़ा हो जाना, शरीर का एक भाग का ना यूज कर पाना, तो उस स्थिति में आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। तुरंत हॉस्पिटल इसलिए पहुंचना है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशंस बोलते हैं। वो इंट्रावीनस दी जाती हैं, कई बार इंट्रा आर्टीरियल भी दी जाती हैं। क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशंस देते हैं और कई बार न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है कोई प्रोसीजर भी करना चाहे जिसमें कि पेशेंट की जान बच सकती है और उसको स्ट्रोक ना हो। चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो, दोनों टाइम पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी भी ऐसे आपको सिम्टम्स आए, बहुत अच्छे से मैम आपने इसको समझाया कि अगर किसी को ये इस तरह के सिम्टम्स आए तो क्या करना चाहिए और एग्जैक्टली उस दौरान होता क्या है, किस तरह के संकेत। डॉक्टर मेहरोत्रा, अगेन पॉलिसी लेवल पे ही मैं बात करूंगा एक बार फिर से। लैंसेट न्यूरोलॉजी कमीशन कह रहा है कि जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो 2030 तक इंटरवेंशन से बर्डन को, स्ट्रोक के बर्डन को 2030 तक कंट्रोल में एक तरह से लाना चाह रहा है। लेकिन भारत में जहां पर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार हो और ज्यादातर लोगों को यह मालूम ही ना हो कि वो हाइपरटेंसिव है, ऐसी स्थिति में हम स्ट्रोक के खतरे को किस लेवल पे कहां इंटरवेंशन करें सर कि कम हो? प्रिवेंशन और इंटरवेंशन, प्रिवेंशन को लेके एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक सोसाइटी के लेवल पर और एक गवर्नमेंट लेवल पे, तीनों लेवल्स हैं। पर्सनल लेवल पे की जो अभी बात हो रही थी, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। ब्लड प्रेशर जैसे है, 1/3 लोगों को ही सिर्फ मालूम होता है उन्हें ब्लड प्रेशर है, उसमें से 1/3 सिर्फ दवा लेते हैं, उसमें 1/3 का सिर्फ कंट्रोल रहता है। अगर आप इस डाटा को एनालाइज करेंगे तो कितनी बड़ी आबादी जो रिस्क पर है। तो अगर हम अपने जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया हो गया, ओबेसिटी हो गई, इन सबको हमारे अपने हाथ में कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करते तो काफी हद तक उससे बच सकते हैं। दूसरी अभी बात होती है हेल्थी लाइफस्टाइल की। ऑब्वियसली संयमित जीवन जो होता है, हम अपने दिस इज आवर सिविलाइजेशन नॉलेज, जो संयमित जीवन है वो सही जीवन है। हमारा हर चीज में इस समय एक्सेस है, चाहे हम काम करते हों, चाहे हम किसी नेट पे रहते हों। नेट से मतलब है कि लगातार आप उस पर इंटरेक्शन करते रहते हैं लोगों से जी सर। और चाहे आपका सोने का हो, चाहे आपका एक्सरसाइज, मतलब किसी भी चीज में बैलेंस नहीं है, उसमें से परेशानी है। तो संयमित लाइफ होना और रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना। बिल्कुल। दूसरी होती है इंटरवेंशन, इंडिविजुअल लेवल पे, कि अगर आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं तो आपको मालूम हो कि आपको जो परेशानी हो सकती है, जिससे कि आपकी जिंदगी को खतरा है, तो उसका ठीक इलाज आपके आसपास कहाँ संभव है, चाहे वो हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है। सेंटर्स हैं जहाँ आप अगर टाइमली पहुंच जाते हैं तो ये सारी दवाएं भी अवेलेबल है, प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है। तो यू मस्ट बी अवेयर सर। ये सर इतनी बुनियादी चीजें हैं कि कई बार हम भी हतप्रभ हो जाते हैं कि इसके बारे में लोगों को जानकारी और जागरूकता क्यों नहीं है। मुझे लगता है टाइम आ गया है इस देश के एक एक नेता को, जब भी अपने चुनाव के पोस्टर छपवाते हैं ना, उनके साइड में जरूर लिख देना चाहिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल से आप कैसे तमाम बीमारियों को दूर करते हैं। अच्छा, जितने शोज हमने किए हैं, जितने हमने एपिडेमिक टाइप की जो महामारियों वाले शो किए हैं, उन सब की जड़ों में अगर आप देखेंगे आज की तरह ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लाइफस्टाइल, ये तीनों चीजें हैं। तो ये देश के नेता अधिकारी, मुझे लगता है कि एक अच्छा सजेशन मैं दे रहा हूं हमारे सारे पैनलिस्ट से ऑब्जर्वेशन के बाद। हाँ डॉक्टर मेहरोत्रा, एक बार मैं बोलना चाहूंगा हाँ, कि हमारी जितना भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से जो है, इट इज स्टिल फोकस्ड ऑन इन्फेक्टिव डिजीजेस,
नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल टीबी प्रोग्राम, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे है, लेकिन इट इज नॉट बीन गिवन प्रॉपर ड्यू। और सबसे ज्यादा बर्डन एनसीडीज का ही आ रहा है सर, एब्सोल्युटली एनसीडीज का ही आ रहा है। यस सर, इन्वेस्ट बहुत नहीं करना है, हाँ, प्रिवेंटिव नॉलेज देनी है, टेस्ट मिनिमल होने हैं, लेकिन हमारी तो क्या बात करें तो जो है सरकारी उसके जो एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। मैं चाहूंगा इस पर हम कभी फिर से चर्चा करें। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे शायद उतना हमारा ध्यान नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपर्णा, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चंद्रकांत दहरिया, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।